हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 44वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 43 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने वो सभी प्रैक्टिस सेट जाकर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। ये वही 5 सब्जेक्ट हैं जो डीएसएसबी के जनरल पेपर में पूछे जाते हैं: रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। जनरल पेपर में आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और तो हर क्वेश्चन के आपके 20 हर सब्जेक्ट के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ हर सब्जेक्ट के 10 ही क्वेश्चन लिए हैं और टोटल 50, जिससे कि पाँचों सब्जेक्ट आपके रिवाइज भी होते रहें और यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले हम अपना रीजनिंग वाला सेक्शन लेकर आते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी पर। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें देखिए, आपको देखना है कि 3 जो है वो किसी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और जो चौथा है वो यहाँ पर अलग होगा। तो हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा है जो 3 से अलग है। तो पहला अगर हम देखें तो ए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। A1 होता है, I9 होता है, C3 होता है और K आपका 11 होता है। अगर हम फर्स्ट से फर्स्ट पर जाएँ तो आपका +2 हो रहा है, सेकंड से सेकंड पर जाएँ तो भी आपका +2 हो रहा है। दूसरे वाले में देखते हैं, 17 है, Y आपका 25 है, S आपका 19 है और A आपका यहाँ पर 1 है। तो 17 से 19 +2 हुआ है, 25 से 26 27 यहाँ पे +2 हुआ है। J आपका 10 है, P आपका 16 है, उसके बाद L आपका 12 है और T आपका यहाँ पर 20 है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 10 से +2 हुआ है और 16 से यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है। तो यही अभी तक हमें यहाँ पर डिफरेंट दिखा है, क्योंकि बाकी सब में +2 था, यहाँ पर +4 है, तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। इन ए सर्टेन कोड दिस बेस्ट वे टू इज कोडेड एज। दिस बेस्ट वे को ये कोडेड किया जाता है, वे टू कुक फूड को ये कोड किया जाता है, इज हैव बेस्ट द को ये कोड किया जाता है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर द के लिए पॉसिबल कोड क्या है। यहाँ पर भी देखिए पॉसिबिलिटी होंगी, यानी कि 2 कोड हमें ऐसे मिलेंगे जो दो द का जो कोड हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, एक साइड में हम क्या लिख लेंगे, जो ये दिया हुआ है वर्ड्स, और दूसरी साइड में लिख लेंगे हम अपने कोड को। उससे ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, क्योंकि जो कॉमन है उनको हम यहाँ पर हटा देते हैं। हमें जो बताना है वो बताना है कोड द का। तो द आपका यहाँ पर है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जो बाकी वर्ड्स आ रहे हैं उनके हम कोड पता कर लें। तो जितने पता हो पाते हैं उतने कर लेंगे, क्योंकि 2 ही पता लग सकते हैं। 2 क्यों पता चलेंगे? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में दो चॉइसेस थी, तो इसका मतलब है कि 2 हमको पता करने हैं और 2 हमें यहाँ पर चॉइस में रह जाएंगे। तो अब देखना है कि इनमें जो वर्ड्स हैं वो और कौन से में यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हैव आपका यहाँ पर है, हैव आपका यहाँ पर भी है, और कोई भी कॉमन वर्ड यहाँ पर नहीं है। तो अब देखिए कोड में यहाँ पर क्या कॉमन है वो हमें देखना है। तो कोड में अगर हम यहाँ पर देखें तो जीटी हमारा कॉमन है। देखिए यहाँ भी जीटी है और यहाँ भी जीटी है, इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चला कि हैव का जो कोड है वो आपका जीटी है। हम यहाँ से देखते हैं और कौन सा यहाँ पर वर्ड है। तो और वर्ड देखिए इज़ तो इसमें कहीं पर भी है नहीं। अब देखिए दूसरा जो वर्ड हमें दिख रहा है वो है बेस्ट। बेस्ट आपका यहाँ पर है और बेस्ट आपका यहाँ पर भी है। अब फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं कि जो आपका कोड है उसमें क्या कॉमन है। तो उसमें देखने के हमें लिए मिल रहा है SW, और SW यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस्ट का जो कोड है वो हमें मिल चुका है SW। अब हमारे पास 2 वर्ड बचे हैं और 2 ही क्या है कोड बचे हैं। वर्ड हमारे इज और दा बचा है और कोड हमारा जीबी और एचएन बना है। तो दा का कोड या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इसी तरह से इज का कोड भी ये हो सकता है। तो दा के लिए हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है, या तो आपका जीबी होगा या तो आपका एचएन होगा। तो जीबी एचएन जिस भी ऑप्शन में होगा हमारा आंसर हो जाएगा। जीबी और एचएन हमें देखना है। तो देखिए जीबी और एचएन आपका कौन से में है? जीबी और एचएन, जीबी और एचएन, जीबी और एचएन आपका सेकंड में है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है और इसको हमने आपको बताया था 150 से करना है। ऑल के केस में क्या होता है आपका 150 होता है। यहाँ भी ऑल है तो यहाँ भी 150 होता है। नो के केस में सब कुछ आपका 100 होता है। देखिए यहाँ भी आपका दोनों में नो है, तो यहाँ भी आपका 100 हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से बनने वाला कंक्लूजन आपका नेगेटिव होगा, ये हमने आपको बताया था। 50 से 50 पर जा सकते हैं, 100 से 100 पर जा सकते हैं, 100 से 50 पर भी जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 पर हम नहीं जा सकते हैं। कॉमन वर्ड अगर आपका 50-50 है तो फिर कॉमन वर्ड के अलावा जितने भी कंक्लूजन होते हैं वर्ड्स के वो आपके यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं। देखते हैं क्या है। पहला है आपका नो कोट इज जंपर। नो कोट इज जंपर, कोई भी जंपर कोट नहीं है। जो कोट और जंपर देखते हैं हमारा कहाँ है। कोट आपका ये रहा, जंपर आपका ये रहा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैकेट है आपका कॉमन, और दोनों में ही जैकेट आपका 100 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कोट और जंपर का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए
नो, क्योंकि यहाँ पर नो आ रहा है तो कोट भी आपका 100 है और जंपर भी आपका 100 है। लेकिन अगर हम सेकंड और थर्ड में देखें तो कोट हमारा यहाँ पर 50 है, तो 50 से 100 पर हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए पहला वाला कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखें, नो शर्ट इज़ अ जंपर, कोई भी शर्ट जंपर नहीं है। तो देखिए शर्ट और जंपर देखते हैं कहाँ हमारा आ रहा है। तो शर्ट और जंपर की अगर हम बात करें तो देखिए ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आएगा। देखिए क्योंकि शर्ट यहाँ पर है और जंपर आपका यहाँ पर है, तो जैकेट से जैकेट, कोट से कोट। अब आया हमारा शर्ट और जंपर, यानी फर्स्ट और थर्ड से हमको ये देखना है। तो कंक्लूजन तो आपका नो में ही बनेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नो ही बन रहा है। नो शर्ट इज़ जंपर, तो शर्ट देखिए यहाँ पर 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, और जंपर भी आपका यहाँ पर 100 है, तो ये भी आपका क्या है यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर फॉलो कर जाएगा। देखें यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ये क्या है आपका सही हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ये सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 आपका ये रहा, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपको बताना है कि 3 सेम है और चौथा नहीं है, तो वो आपका क्या है। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। एन आपका 14 होता है, के 11 होता है, पी 16 होता है, आई आपका 9 है, जी 7 है, डी 4 है, टी आपका 20 है, क्यू 17 है और वी आपका 22 है, एल 12 है, आई 9 है और एन आपका 14 है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है डिफरेंस क्या है। देखिए 11 से हम यहाँ आए तो +3 हुआ है, इधर आए तो +5 हुआ है। ठीक है, 7 से यहाँ पर देखिए +2 हुआ है और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है माइनस हो रहा है, ये आपका -3 हुआ है। यहाँ पर अगर चलें तो +3 है और यहाँ पर देखिए +5 है। इसका मतलब यही एकमात्र यहाँ पर अलग है जो आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 9 + 5 हुआ है। तो सेकंड वाला जो है वो आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट दी ऑप्शन। अच्छा, 2 ट्रिपलेट हमें दिए हुए हैं, इनमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न इनमें से किस में फॉलो हो रहा है वो हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ, पहले हम वो देख लेते हैं। तो इनमें जब हम देखते हैं तो देखिए एच से आया के, हम पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। एच से आया के, क्योंकि एच होता है आपका 8, के होता है आपका 11, के 11 होता है, एन आपका 14 होता है। तो 8 से 3 11, 11 और 3 आपका यहाँ 14 हो जाता है। इसमें अगर हम देखें तो के आपका 11 है, एन आपका 14 है और क्यू आपका 17 है। तो यहाँ भी फर्स्ट वाले में आपका तीनों में दोनों मतलब +3 हो रहा है। अब इनमें हम देखते हैं, तो इनमें अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में क्या है, M13 है, फिर 16 है, फिर 19 है, यानी +3 हो रहा है। इसका मतलब MPS जो है फर्स्ट आपके आ जाएंगे, क्या MPS, ये फर्स्ट होंगे, यानी N वाला NPS आपका गलत हो जाएगा, NPS आपका गलत हो जाएगा। अब हमें देखिए फर्स्ट से पता नहीं चल रहा है तो हम सेकंड वाले को भी फिर देखेंगे। तो सेकंड वाले में अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले O है, वो आपका क्या होता है 15 होता है, फिर 18 आया, फिर आपका 17 आया, यानी कि 15 आया, 15 से 17 आया, सॉरी 15 से 18 आया और 18 से फिर 17 आया, यानी कि पहले +3 हुआ है फिर -1 हुआ है। और अगर यहाँ देखें आर आपका 18 है, 18 से 21 आया, 21 से फिर 20 आया, तो यहाँ पर भी +3 हुआ है फिर -1 हुआ है। तो यही हमें देखना है सेकंड वाले में। तो फर्स्ट में हो रहा है या थर्ड में हो रहा है, बस इससे हमें पता लग जाएगा। तो फर्स्ट वाले में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट वाले में देखिए टी से आपका डब्लू आया, टी आपका 20 होता है, डब्लू आपका 23 होता है और वी जो है आपका 22 होता है। यहाँ पर देखिए +3 हुआ है और यहाँ पर -1 हुआ है, तो पहला वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 MTPWSSV आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, आपको बताना है कि एक्स और वाई की जगह पर क्या आएगा, यानी कि इसके इस साइड में लेफ्ट में और राइट में दोनों में हमारा सेम पैटर्न बनना चाहिए। तो बस हमें यही देख लेना है। तो एक्स की जगह पर हम यहाँ क्या रखें कि आपका 46.5 आए और उसके बाद 54 में हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि वाई की जगह पर हमारा जो ऑप्शन में दिया है वो यहाँ पर आंसर आ जाए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर x की जगह 32.5 रखें, पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, तो 32.5 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें 46.5 पर पहुँचना है, 46.5 पर पहुँचना है। तो हम देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें अगर कुछ ऐड करें 32 और 4 36, अगर हम यहाँ पर 14 ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन अगर हम 54 में 14 ऐड करते हैं तो ये आपका कितना आता है, ये आपका 68 आता है, लेकिन यहाँ पर आपका 89 है, यानी कि इस मेथड से हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पर कुछ और सोचें, तो फिर देखिए क्या होगा। अगर हम यहाँ पर कुछ और सोचें तो आंसर हमारा क्या हो सकता है, 54 में 54 आपका 80 के आसपास पहुँच रहा है, यानी कि ये कितना हो सकता है, ये आपका कितना हो सकता है 25 75 से ज़्यादा होगा। इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पहले वाले नंबर में देखिए इस 54 से हम यहाँ पर करके देखते हैं, 54 में ये देखिए आंसर हमारा पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट दे रखा है, एक में पॉइंट है एक में पॉइंट नहीं है। तो हम यहाँ पर
कर सकते हैं कुछ। तो अगर हम यहाँ पर 1.5 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 27 तिया 81, ये आपका कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो 81 आपका एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। 81 हमारा एक ही ऑप्शन में। अब हम एक्स की जगह यहाँ पर 31 रख कर अगर देखें तो देखिए 31 में अगर हम 1.5 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 15 एकम 15, ठीक है, और 15 15 75 एक 76, 76.5, नहीं सॉरी 3 है ये, 15 3 45 और 41 46.5। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर ये पैटर्न हमें मिल चुका है। क्या है कि पहले वाले में अगर हम इंटू 1.5 कर देंगे तो सेकंड वाला हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 31 में हमने जब 1.5 की मल्टीप्लाई की तो हमारा 46.5 आया, और जब हमने 54 में 1.5 की मल्टीप्लाई की तो 81 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा। यहाँ पर दो सेट दिए हैं, जो पैटर्न इनमें फॉलो हो रहा है बताना है कि इनमें से किस में वो आपका पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है। देखते हैं इनमें क्या पैटर्न है। तो सबसे देखिए 11 से 22 आया, यानी कि ये डबल हो रहा है। सेकंड वाले में भी डबल हो रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 22 से आया 24, उसके बाद +2 हो रहा है। यहाँ से 6 से आया 8, यहाँ भी +2 हो रहा है। इसके बाद 24 से आया 48, यानी कि ये, उसके बाद इंटू 2 हुआ है, और ये भी 8 दूनी 16 इंटू 2 हुआ है। यानी पहला ऑपरेशन ये है, दूसरा ये है, और तीसरा आपका ये है। तो ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा है। देखिए 4 दूनी 8, ये पहले डबल करना है, ठीक है, इंटू 2 हो गया, फिर +2 करना है, 8 और 2 10, और फिर से इंटू 2 करना है, तो फिर आ गया आपका ये 20। तो यही पहला वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बाकी चेक करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहला वाला ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। देखिए स्टेटमेंट है और कोर्स ऑफ एक्शन है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा फॉलो करता है। स्टेटमेंट है, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सिटी बी ड्यू टू राइजिंग एयर पोल्यूशन लेवल। बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के कारण शहर बी में श्वसन संबंधी बीमारियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तो इसकी अब कार्यवाहियाँ क्या हो सकती है। शहर बी की सरकार को शहर के सभी निवासियों को मुफ्त मास्क प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सिर्फ मुफ्त मास्क प्रदान करने से जो समस्या का समाधान नहीं होगा, तो ये तो डायरेक्टली नहीं लग रहा है। सेकेंड वाला देखते हैं, शहर बी की सरकार को उद्योगों और वाहनों के लिए सख्त उत्सर्जक मानकों को लागू करना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए मास्क लगाने से एयर पोल्यूशन कम नहीं होगा। पहली बात, जो पहला वाला में दे रखा है ना कि मुफ्त मास्क बांटने चाहिए, मास्क बांटने से क्या हो जाएगा, मास्क 2-4 दिन में खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एयर पोल्यूशन है वो ठीक नहीं होने का है। एयर पोल्यूशन ठीक करने के लिए सरकार को कुछ उपाय करने होंगे, जैसे उद्योग हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पर लगाम लगाना होगा, ठीक है। उन पर मतलब उनके लिए उनके मानकों के लिए, उनके मानकों के अनुरूप जो है उन्हें धुआँ या जो चिमनी है कितनी ऊँची रखनी है, वो सारी चीज़ें करनी होंगी। यानी उद्योगों और वाहनों पर जो आपके एयर पोल्यूशन में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं, उन पर रोक लगानी होगी। मास्क बाँटने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ओनली सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस से ये हो सकता है। तो 85 से हमारा यहाँ पर कितना आया है, 60 आया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका देखिए 85 से 60 आया, यानी कि ये आपका 25 का डिफरेंस है। अब 60 से 44 आया, तो यहाँ पर देखिए 16 का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ पर अगर चलते हैं तो ये आपका 9 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ चलते हैं तो ये आपका 4 का डिफरेंस है। तो देखिए ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। तो अब जो डिफरेंस होगा वो 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो 830 में से हम 1 माइनस करेंगे, 831 में से 1 माइनस करेंगे, 830 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। बताना है कि रिजल्टेंट क्या होगा अगर सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर आपका यहाँ पर क्या है, देखिए ये है 857, इसकी सेकंड डिजिट है 5। इसको किस में ऐड किया जाए, एडेड टू द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर आपका यहाँ पर क्या है, लोएस्ट नंबर है 457। तो इसकी सेकंड डिजिट में यहाँ पर अगर इसको ऐड करते हैं तो 5 और 5 आपका 10 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है हमारा जनरल अवेयरनेस वाला। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द एज क्राइटेरियन फॉर पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु का मानदंड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की आयु, एलिजिबिलिटी के बारे में बात जो करता है वो आपका
अगर बात करें तो कौन सा आर्टिकल करता है, तो हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 58 जो है वो राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पर बात करता है। और टोटल हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है वो आपके आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 58 में कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहले क्या हो, भारत का नागरिक हो यानी इंडियन सिटीजन हो। दूसरा ये है कि उसकी एज मिनिमम 35 ईयर्स हो, मिनिमम 35 ईयर्स हो। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि वो जो है क्वालिफाई हो किसके लिए, फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के लिए वो मतलब क्वालिफाई करता हो इलेक्शन के लिए। तो ये 3 शर्तें अगर होंगी तो वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कि व्यक्ति की आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, द अर्ली तुर्की रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात यहाँ पर हो रही है। रूल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से भारत में किस वर्ष में शासन किया था। तो आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भारत में शासन किया था वो 1206 से लेकर और 1210 तक, सिर्फ 4 साल इसने शासन किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो ये भारत में दिल्ली का पहला सुल्तान था। और जो आपका गुलाम वंश जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं, ममलूक वंश का ये संस्थापक था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले ये क्या था, ये एक दास था, एक गुलाम था। ठीक है, और दास से ही सुल्तान बनने की इसकी यात्रा पूरी जो है हमने पढ़ रखी है। ये दास था, दास से एक सुल्तान बना। किसका दास था, तो ये मोहम्मद गौरी का एक दास था, एक सेवक था। लेकिन अपनी जो मिलिट्री मतलब इसके जो सैन्य प्रतिभा थी और वफादारी के कारण ये मोहम्मद गौरी का सबसे वफादार सेनापति बन गया था। ठीक है, वफादार सेनापति बना। और उसके बाद जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 ईस्वी में, तो इसने खुद को लाहौर का सुल्तान घोषित कर दिया था। उससे पहले 1192 में जब तराइन का युद्ध हुआ, तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया था कि जो उसके भारत के जीते हुए प्रदेश थे उनका गवर्नर बना दिया था, 1192 में। ठीक है, 1192 के बाद 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और इसने अपने आप को लाहौर का एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको क्या कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श मतलब ये लाखों रुपए का दान लोगों को यूं ही दे दिया करता था। उसके पीछे की एक वजह ये भी थी क्योंकि ये पहले खुद गुलाम रहा और इसने वो गुलामी की जो लाइफ है उसको जिया था कि कैसे गरीब लोग रहते हैं। तो ये मतलब गरीबों के लिए बहुत दान किया करता था क्योंकि इसने उस लाइफ को जी रखा था पहले। तो इसको लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान दिया करता था। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें इसने क्या किया, कुतुब मीनार की नींव रखी लेकिन इसको पूरी नहीं करा पाया और इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। किसने, इल्तुतमिश ने। उसके अलावा इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम के नाम से एक मस्जिद बनवाई और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा वो भी इसने बनवाया था। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हुई, तो इल्तुतमिश की जो मृत्यु है वो 1210 में क्या, चौगान खेलते हुए। चौगान किसे कहते हैं, चौगान पोलो को कहते हैं। पोलो जो खेल होता है, तो घोड़े से गिरकर अचानक इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगर मकबरे की बात करें तो इनका मकबरा आज भी लाहौर के पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लाहौर में, लाहौर के पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के लाहौर शहर में अनारकली बाजार में स्थित है। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा। 1206 से 1210, सिर्फ 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द हिमालयन माउंटेन रेंज एंड नेचुरल वेजिटेशन फाउंड देयर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालय पर्वत श्रृंखला एवं वहां पाई जाने वाली वनस्पति के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो हम जानते हैं कि हिमालय जो है, हिमालय पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग जो वेजिटेशन है, अलग अलग वनस्पति है वो देखने के लिए मिलती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है, द हिमालय हैव डिस्टिंक्ट वेजिटेशन बेल्ट इंक्लूडिंग टेम्परेट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट ड्यू टू वेरिंग एल्टीट्यूड। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। हिमालय में भिन्न भिन्न ऊंचाई के कारण समशीतोष्ण और अल्पाइन वनों सहित विशिष्ट वनस्पति मेखलाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। द हिमालय लैक सिग्निफिकेंट वेजिटेशन, ये बिल्कुल गलत है। वनस्पति का अभाव नहीं है, वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर जो है वो आपका घटता चला जाता है। तो जो फॉरेस्ट है, जो आपकी वेजिटेशन है, वो यहाँ पर ट्रॉपिकल से टेम्परेट और फाइनली आपकी अल्पाइन फॉरेस्ट में, यहाँ पर अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अल्पाइन क्या होते हैं, आपके शंकुधारी वन आपके सबसे ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। तो अलग अलग ऊंचाई के कारण जो है यहाँ पर अलग अलग जो वनों के प्रकार है, जो वेजिटेशन है, वो देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2025। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी की? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो इसका आंसर होगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश took place in India in 1855। 1855 में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह, रामोसी विद्रोह, मुंडा विद्रोह या फिर कोल विद्रोह? तो ये हुआ था आपका संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे 1855 का आदिवासी विद्रोह भी कहते हैं। 1855 का आदिवासी विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये झारखंड के कहाँ पर हुआ था? ये झारखंड जो है आपका स्टेट है, झारखंड के संथाल परगना है, संथाल, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। राजमहल की पहाड़ियों के आसपास की ये बात है। ठीक है, तो इसका कारण क्या था? कारण था इसका कि जमींदारी जो शोषण, अंग्रेजों की तरफ से स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली, अंग्रेजों ने जो स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लागू की थी उसके विरोध में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि संथाल जो थे, संथाल वहाँ की मतलब एक जनजाति है, तो संथालों की ज़मीनों को इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया था कि जमींदारों को दे दिया था। दूसरी बात यह थी कि साहूकारों का जो जाल था, जो भोले भाले संथाल थे, उनको भारी ब्याज दर पर पैसा लेने के लिए मजबूर किया जाता था, और अगर वो कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीनें और जो उनके मवेशी होते थे उनको हड़प लिया जाता था। ठीक है, तीसरा कारण इसका ये रहा कि ब्रिटिश की जो नीति थी, ब्रिटिश की नीति क्या थी कि पुलिस और अदालत जो होते थे वो भी आदिवासियों की बजाय जमींदारों का ही सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने फिर क्या किया, 1855 में, 30 जून 1855 में भागनडीह गांव है, वहाँ पर 10 से 20 हज़ार के करीब लगभग संथाल जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इसमें 4 भाई थे, 4 भाइयों का नाम जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट है। तो 4 भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था, वो कौन कौन थे? तो 4 भाई जो थे वो आपके सिद्धू, दूसरे थे कान्हू, तीसरे थे आपके चांद और 5वें थे भैरव। ये जो है 4 भाई थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया, जिनमें सिद्धू और कान्हू ने ये कह दिया था कि हमें जो है मतलब हमें जो है ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है और हम भारत से इन अंग्रेजों को भगा देंगे। तो फिर ये जो प्रदर्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया और ये धनुष बाण और कुल्हाड़ी और भाले लेकर अंग्रेजों का सामना यहाँ पर करने के लिए आ गए थे। तो अंग्रेजों ने फिर क्या किया, एक्शन लिया और लगभग 10 से 15 हज़ार संथाल यहाँ पर मारे गए थे और इन दोनों भाइयों को, सिद्धू और कान्हू को, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और पकड़कर इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, तो 1855 में ये आदिवासी विद्रोह जो था ये आपका अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, इन इंडिया व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूपी डिवैल्यूशन इन 1991। भारत में 1991 में रुपये के अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या था? टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, टू एड्रेस बैलेंस ऑफ पेमेंट इशूइंग एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो डिवैल्यूशन हुआ था 1991 में, उसकी वजह थी आपकी ऑप्शन नंबर 4 की भुगतान संतुलन के मदद और आर्थिक स्थिरता का समाधान करना, यानी कि टू एड्रेस बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कई बार आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सिडबी की। तो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। उद्यमिता और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की क्या भूमिका है? टू प्रोवाइड डायरेक्ट लोन टू लार्ज स्केल कॉर्पोरेटर्स, to regulate the stock market and overseas listed companies,
टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू द ग्रोथ ऑफ MSME। तो यही इसका सही आंसर होगा। MSME क्या होता है, यहाँ पर अगर ये पता है तो आप इजीली इसका यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। MSME क्या होता है आपका, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ये जो है आपकी यानी कि जो छोटे उद्योग हैं उनको असिस्ट करने के लिए, फाइनेंशियली असिस्ट और सपोर्ट देने के लिए क्या है आपका सिडबी जो है काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन्वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होने का उल्लेख है? आर्टिकल 320, 324, 330 या फिर 315। तो ये है आपका आर्टिकल 324 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 कहता है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। तो आर्टिकल 324 में कहा गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। आर्टिकल 320 की अगर यहाँ पर बात करें, आर्टिकल 320 है तो ये है आपका फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है कि इसके कार्य क्या क्या होंगे, ये आर्टिकल 320 में है। उसके अलावा आर्टिकल 320 में 323 जो है यहाँ पर इसके ये किससे रिलेटेड है, तो लोक सेवा आयोग को अपने जो काम की रिपोर्ट है, जो सालाना रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपनी होगी, जिससे कि उनकी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो यहाँ पर सुनिश्चित की जा सके। तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग है, उसको एनुअली अपनी एक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपनी होगी। आर्टिकल 315 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा यूनियन और स्टेट दोनों के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट टीवी चैनल टू इंट्रोड्यूस AI एंकर्स फॉर एग्रीकल्चर एंड लैंड रिलेटेड कंटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल कृषि एवं भूमि AI एंकरों को प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है? स्वयं प्रभा, DD किसान, DD स्पोर्ट या फिर DD न्यूज़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका DD किसान, ऑप्शन नंबर 2। तो 2 एंकर हैं, कौन कौन से? कृषि और भूमि। ये जो हैं ये आपके AI एंकरों के नाम है, इनको लॉन्च किया है सरकारी टीवी चैनल DD किसान ने। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और GS का लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 released by Government of India, what is the share of gross capital formation in agriculture and allied sector in gross value added from agriculture and allied sector at current price during 2022 and 23? भारत सरकार द्वारा जारी कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि 2023 के अनुसार 2022-23 के दौरान वर्तमान मूल्य एवं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में से सकल वर्धित मूल्य GVA में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण का शेयर कितना है? तो यहाँ पर जो है आपका 8.3 है, 16.3 है, 10.3 है या फिर 12.3 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से GS के हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर जो है आपका मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने होंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 78, किसी नंबर का 25% अगर 78 में ऐड किया जाता है, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। तो रिजल्ट जो है वही नंबर आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट जो है वही नंबर आ जाता है। तो बताइए उस नंबर का 60% क्या होगा? जो जो इसने बोला है बस ऐसे ही करते हुए चलेंगे। मान लिया हमने नंबर x है, ठीक है, नंबर x है, तो नंबर का 25%, नंबर का जो 25% है, नंबर का 25% यानी कि 0.25, ये हो गया 25%, इसको ऐड किया जाता है 78 में। ठीक है, तो वो नंबर अपने आप में खुद आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप यहाँ से देखिए एक चीज़ और सोच सकते हैं। इसने कहा है कि नंबर के 25% में 78 जोड़ा जाता है तो वो नंबर खुद आ जाता है। इसका मतलब कि नंबर का 25% तो ये हो गया, ये बची हुई वैल्यू जो है ये कितनी होगी? ये नंबर का 75% होगी। ठीक है, नंबर का 75% अगर 78 है तो हम इजीली नंबर का 60% भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए 75% बराबर कितना है? 78 है। 1% कितना हो जाएगा? 78/75 हो जाएगा। ठीक है, और हमें कितना निकालना है? हमें 60% निकालना है। तो 60% निकालने के लिए 78 डिवाइड बाई 75 इंटू 60 यहाँ पर हो जाएगा और आंसर जो है हमारा यहाँ पर इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? देखिए 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पर भी इंटू 2 कर देंगे। तो 78 में हम यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 64 और 8 7 56 और 6
56 और 6 आपका 62 आ जाएगा, नीचे क्योंकि 10 बन जाएगा तो 62.4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सोच सकते हैं या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, 0.25x प्लस 78 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसका 60% यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करें, या फिर इसने कहा कि 25% को जोड़ा जाता है तो 75% की वैल्यू ये हो जाएगी, तभी तभी तो वो नंबर पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर इस अप्रोच से भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 एंड 15 आवर्स। ए 10 में, बी आपका 15 में फिल कर सकता है। इफ बोथ पाइप्स ओपन टुगेदर, दोनों को अगर एक साथ फिल किया जाता है तो पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पर पहला है इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होता है हमारा, जो टोटल यूनिट काम है, मान लीजिए पानी है तो टोटल 30 यूनिट पानी हमें भरना है, तो एक ही कैपेसिटी यहाँ से आ जाएगी कि ये जो है 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है, और बी आपका 15 दूनी 30 तो 2 यूनिट पानी यहाँ पर भर सकता है। अब ये कह रहा है कि दोनों एक साथ अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो दोनों एक साथ 5 यूनिट काम कर सकते हैं, 5 यूनिट जो पानी है वो टंकी में भर सकते हैं। टोटल पानी हमको 30 भरना है, ये दोनों 5 भर सकते हैं, तो 6 घंटे का इनको टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ पी एंड 169 इज 104, तो मीन प्रोपोर्शन हमने आपको बताया था कि अगर ए और बी दो नंबर हैं तो इनका मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर पी और 169 का मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो अंडर रूट पी इंटू 169 हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है, ये 104 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इधर आकर ये क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर देंगे, ठीक है, तो स्क्वायर से ये आपका हट जाएगा और इधर आपका स्क्वायर बच जाएगा। तो p इंटू 169 इज इक्वल टू 104 इंटू 104, ये आपका बन जाएगा। देखिए 169 जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका 13 का स्क्वायर होता है। तो देखिए मैं ईजी करने के लिए कैलकुलेशन इसको क्या है 13 इंटू 13 यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। कितना 13 इंटू 13 इसको लिख लेते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। अब देखिए क्योंकि 13 से ये कट जाएगा, कितने बार कटेगा, ये आपका 8 बार कटेगा, और ये भी 13 से 8 बार कटेगा। तो ये क्या है आपका p की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, p की वैल्यू 64 यहाँ पर आ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। इफ अ सेलर मेक 40% प्रॉफिट बाय सेलिंग अ बाइक फॉर 840, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक। यदि कोई विक्रेता $840 में एक बाइक बेचकर 40% का लाभ कमाता है तो बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए उसने बाइक बेची कितने की, $840 की बेची, और लाभ कमाया 40% का, यानी कि ये जो वैल्यू है 840 वो 100 की नहीं है, वो जो वैल्यू है 100 की वैल्यू हम मानते हैं सीपी को, ठीक है। ये आपका एसपी है, और एसपी उसको लाभ कितना हो 140, 40% का, यानी कि 100 से 40 ज़्यादा है, तो 140 हमें सीपी पता करना है, यानी कि हमें स्टैंडर्ड 100 की वैल्यू पता यहाँ पर करनी है। तो 0 से 0 कट जाएगी, 14 से ये 6 बार कटेगा, और आपका 600 यहाँ पर $600 जो है वो आपकी सीपी की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो जो इसने कहा है बस वो यहाँ पर करते हुए चलना है और आंसर हमारा आ जाएगा। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट बिलो शोज द मार्क्स इन डिग्री scored by student in English, mathematics, physics, chemistry, computer science and geography in an examination. The total marks of examination are 1800। देखिए टोटल मार्क्स कितना दिया है, 1800 दिया है। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। द 4/5 ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एवरेज मार्क्स हमको बताना है। तो एवरेज के लिए क्या है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 है। तो अभी हम डिवाइड बाई 3 नहीं करेंगे, पहले देख लेते हैं कि हमारे मार्क्स जो हैं वो कितने बन रहे हैं, ठीक है। और इसका कितना, इसका बोला इसने 4/5, तो पहले इसका क्या 4/5, और इसको रखेंगे अंदर। 4/5 ऑफ एवरेज ऑफ दीज, ये इसने बोला है, ये किसके बराबर, इज व्हाट परसेंट मोर देन दी 3/5 ऑफ द एवरेज ऑफ 3/5 ऑफ दी। अब किस का एवरेज ने कहा है, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड सीएस, ठीक है। तो एवरेज के लिए इसमें भी आपको डिवाइडेड बाई 3 करना होगा। अगर आप इसको ऐसे ही करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हमने रेशो में ले लिया है, तो रेशो से भी हम यहाँ पर पता कर लेंगे कि कौन कितना ज़्यादा है, किससे कितना ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए ये 3/5 है, ये 4/5 है, तो 5 से 5 हम यहाँ पर काट सकते हैं। नीचे 3 है, यहाँ भी 3 है, इसको इससे काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में बचा और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में बचा। अब अंदर हम देख लेते हैं कि कितना डिग्री है। डिग्री की अगर हम बात करें तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैथ देखिए आपका कहाँ पर है, मैथ आपका ये रहा 90 डिग्री है। फिजिक्स आपका कहाँ पर है, फिजिक्स आपका ये रहा 65 डिग्री है। देखिए ये आपको अगर नहीं दिख रहा हो
साफ साफ, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। मैथ्स आपका 90 डिग्री, फिजिक्स आपका 65 डिग्री, और यहाँ पर केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री आपका 55 डिग्री है। इन अगर तीनों को हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 90, 65 और 55 ये आपका हो जाएगा 6 और से 12, 12 और 9 21, ये 210 डिग्री हो जाएगा। कितना? 4 इंटू 210 डिग्री, और टोटल आपका कितना होता है? टोटल आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका आया। अब रेशियो में सामने क्या है? 3 है। अब इंग्लिश ज्योग्राफी और CS का देखते हैं। इंग्लिश का आपका 65 है, ज्योग्राफी 45 है, और CS आपका 40 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 65 और 45 की अगर बात करें तो ये 110 होता है, और 40 150 हो जाएगा, ठीक है। कितना है ये? 150 हो जाएगा। तो ये कितना है? 150 हो जाएगा। 150 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल कितना? 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 360 को भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों रेशो हैं, और रेशो से ये इधर यहाँ पर क्या है? आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसने टोटल मार्क्स जो है वो 1800 दिए हैं, तो 1800 यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर 1800 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 1800, तो दोनों साइड से वो कट जाएगा, इसलिए उसको लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 0 से आपके 0 कट जाती है, यहाँ पर 3 से 5 बार, सॉरी 3 से ये कट जाएगा, और ये 7 बार। तो ये कितना आया आपका? 4 7 28 आया, और दूसरी साइड आपका कितना आ जाए है? आपका ये 15 आ जाता है। 15 आपका ये आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशो आया इनका कितना आया? 28:15 आया। इसने कहा है कि पहला वाला जो है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस से कितना ज़्यादा है। तो देखिए 15 से 28 कितना ज़्यादा है? 15 से जो 28 है वो आपका यहाँ पर 13 ज़्यादा है। 13 ज़्यादा है कितने पर? 15 इंटू आपका 100। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना आंसर आएगा? तो देखिए इसको 5 से पहले काट लेते हैं, तो 5 दिया 15, और ये आपका 5 दूनी 10, 20 बार आपका कटता है, ठीक है। और 13 दूनी 26, यानी कि 260 बटे कितना आ गया आपका? ये 3 आ गया। 260 बटे 3 आया, तो 3 9 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो 9 वाला 7 भी नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 3 अट्ठे 24, 8 बार गया, ठीक है। 20 बचा, तो ये आपका 3 छंग 18, 86 पॉइंट, अच्छा 3 छंग 18, क्योंकि फिर से 20 बचेगा, तो 86.67 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया? 4/5 ऑफ इनका एवरेज निकालने के लिए हमें तीनों की डिग्री जोड़नी होगी। टोटल डिग्री 360 है, तो डिवाइड बाय 360 किया, और मल्टीप्लाई में हम यहाँ पर 1800 कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों साइड हमें ये करना होगा तो वो आपस में कट जाएगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। जो बात हमने आपको यहाँ पर बताई भी है कि दोनों तरफ देखिए 360 था वो कट गया, यहाँ पर डिवाइड बाय 3 था ये भी कट गया, डिवाइड बाय 5 था ये भी आपस में कट गया, तो लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, बस हम समझ कर इसको क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते थे। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यार, होलो स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की बात हो रही है, हैज़ एन आउटर रेडियस। आउटर रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। आउटर रेडियस 15 है, एंड इनर रेडियस क्या है आपकी? 12 है। तो इनर रेडियस को हम मतलब छोटी रेडियस मानकर इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द होलो स्फेयर। तो मटेरियल यूज करने की बात क्या है कि हमको वॉल्यूम इसका फाइंड करना होता है, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम, कितना मटेरियल लगेगा, मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम हम जानते हैं होलोस्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ठीक है, स्मॉल r क्यूब। ये आपका होलोस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो 4/3 हमारे पास है। आंसर देखिए आपका पाई में दिया हुआ है, इसलिए आपको पाई को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने से पहले आपको एक बार ऑप्शन पर भी नजर जरूर डालनी है कि ऑप्शन आपका पाई में तो नहीं दिया। अगर पाई में दिया है तो पाई को बिल्कुल ऐसे कैसे छोड़ देना है, उसको कुछ भी आपको नहीं छेड़ना है। आर आपका 15 है, तो 15 का क्यूब क्या होता है? अब देखिए आपको 20 तक क्यूब तो कम से कम याद करने होंगे। तो 15 के क्यूब की अगर बात करें तो होता है आपका 3375, और 12 का क्यूब की अगर बात करें तो होता है आपका 1728, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4/3 पाई, और इसको जब यहाँ पर माइनस करते हैं तो आता है आपका 1647, ठीक है, 1647 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, अब ये 14 बचा, तो 3 चौक 12 और 3 नाम 27, 549 आया। अब इसकी 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4 नाम 36। देखिए यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 9 यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, तो 2196 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो आपका यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, व्हाट इज द एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स का, संख्या के एक समूह का औसत जो है वो अंकगणितीय माध्य क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, बिल्कुल गलत। द लार्जेस्ट नंबर, ये भी गलत है। द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस नहीं होता है बल्कि सम डिवाइडेड बाई क्या होता है? जितने नंबर होते हैं उनका सम डिवाइडेड बाई वो टोटल कितने नंबर हैं वो होता है।
एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो जाता है द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द सेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो ये 63 के ऊपर यहाँ क्या है, हमारा बार दिया गया है। 63 के ऊपर बार है, तो इसको हम यहाँ पर पहले सॉल्व देखिए, जो पहले होल नंबर है उसको यहाँ पर हटा लेते हैं। 7 है, -8 है, +9 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 8 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा है, 0.263 माइनस 0.263 और प्लस 0.263, ये आपका यहाँ पर बचा हुआ है। अब देखिए मतलब ये इसके ऊपर बार है। अब देखिए इसको एक को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमने इसको x = मान लिया 0.263 के ऊपर, फिर बार है तो बार को अगर हम हटाएंगे तो ये आपका 63 आता हुआ चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए पहला बार आपका यहाँ खत्म हो रहा है, तो कितने नंबर है, 3 नंबर है, इसलिए हम पहले जो बार के अलावा है, बार के अलावा एक है, तो हमने 10x इसको लिया। 10x का मतलब ये क्या हो गया, 2.63 बार आ गया, ठीक है। अब क्योंकि एक के ऊपर बार, दो के ऊपर बार है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें 100 की मल्टीप्लाई ओवर कर देते हैं, तो 1000x = 263.63 बार, अभी आ गया, ठीक है। अब इसको हम इसमें से मतलब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 1000 में से 10 जाएगा, आपका कितना 990x बचेगा। और यहाँ पर देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 261 यहाँ पर हमारा बच जाएगा। क्या बचेगा, 261 यहाँ पर हमारा बचेगा। अब 261 यहाँ पर बचा है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो x = ये 990 आपका डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई 990, ठीक है। अब देखिए 6 और 3 9, 9 से कटेगा 110, और ये आपका कितना आया, ये आपका 9 3 27, 3 बार तो नहीं कटेगा, 9 दूनी 18 और 9 9 81, 29/110 इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी आ रही है, ठीक है, 29/110। अब देखिए क्योंकि ये सेम है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक आपका कट जाएगा और आपका सिर्फ एक ही बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, जो रिजल्ट हमारा मेनली आया है, अब देखिए लास्ट में हमारा क्या बचा है, 8 तो हमारे पास है, 8 प्लस और ये 29 डिवाइडेड बाई 110। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1188 यानी कि 880 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 110। अब इनको अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो देखिए 80 और 20 होता है आपका 100, यानी कि 900, 909 डिवाइडेड बाई 110 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये आपको बताना है 2000 रुपये पर 5% पर एनम की रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 12 फरवरी 2023 से लेकर 26 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। तो देखिए इसने यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, तो हमें देखना है कि ये ईयर में कितना बनेगा, क्योंकि हमें ईयर की ज़रूरत होगी। तो अगर बात करें हम 12 फरवरी 2023, अब पहले ईयर भी देख लीजिए, ईयर जो है वो आपका 2023 है, यानी कि ये आपका लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो ये 365 दिनों का ईयर हमारा होगा। देखिए 12 फरवरी से तो दिन, फरवरी में यहाँ पर दिन 28 होंगे। अब 28 होंगे तो यहाँ पर कितने दिन, 12 से अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर 16 दिन बचते हैं, ठीक है। 16 दिन आपके फरवरी के हो गए, उसके बाद आता है आपका मार्च के आपके 31 दिन हो गए, उसके बाद अप्रैल के 26 दिन और यहाँ पर हमें लगाने, क्योंकि 26 अप्रैल तक की हमें यहाँ पर बताना होगा। तो अब जब हम तीनों को ऐड करते हैं, 6 6 12 और 1 13 आया, ये आपका 3 2 5 6 और 1 7 आया, 73 दिन जो है वो हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, यानी कि 73 दिन का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट बताना है। 2000 रुपये प्रिंसिपल है और 5% पर एनम है। तो अब यहाँ पर देखिए दिन है, तो दिन से तो निकलेगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो 73 दिन को हम 365 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक साल में आपके 365 दिन होते हैं। तो 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15, ये पूरा आपका 5 बार यहाँ कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 73 दिन है वो आपके 1/5 ईयर बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टाइम आ चुका है, प्रिंसिपल आ चुका है और रेट आ चुका है, तो बस SI = PRT/100 हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। SI हमारा क्या है, P हमारा 2000 है, प्रिंसिपल R कितना है 5 है, और जो हमारा टाइम आया है वो 1/5 आया है, और डिवाइडेड बाई आपका 100 है। 5 से 5 कटा, 2 0 से 2 0, तो 20 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। तो 73 दिन में जो ब्याज मिलेगा वो 20 रुपये का मिलेगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 और मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ₹X and offers a discount of 20% on it. He sells it for 480 after charging VAT of 20% on discounted price. What is the value of X? तो देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को X अंकित करता है, ठीक है, मतलब कोई वस्तु है उस पर उसने कोई मूल्य अंकित कर दिया, हमें नहीं पता वो कितना है। उसके बाद उसने उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, 20% की छूट दी, और बाद में 20% का वैट लगाया, यानी 20% का उस पर टैक्स लगा दिया, और उसको 480 रुपये में बेच दिया। अब ये कह रहा है कि बताइए कि उसने कितना मूल्य जो है वो कितना अंकित उस पर किया था।
तो हमने मान लिया कि उसने उस पर एक्स अंकित किया था, ठीक है। एक्स अंकित करने के बाद पहले उसने 20% की छूट दी। छूट का हमने आपको बताया था कि जब भी छूट दे रखी हो तो आप उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे, यानी कि 80/100 इसको लिखेंगे। उसके बाद उसने क्या किया, 20% की उसने छूट नहीं दी बल्कि उसने टैक्स वसूला, उसने उससे टैक्स लिया, यानी कि अब देखिए टैक्स वसूला तो ये प्लस होगा 100 में, तो इसको हम 120/100 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि छूट देता है तो वो पैसे कम करता है, लेकिन टैक्स वसूलेगा तो वो पैसे उससे एक्स्ट्रा लेगा। तो 20% का उसने वैट वसूला और उसको कितने में बेच दिया, 480 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो 2 जीरो है, 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट देते हैं। तो 12 चौक 48, ये आपका 40 बार कटा, और 8 पंजे 40, ये आपका 5 बार कटा। अब ये 100 आपका इधर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी 500 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो एक बार कमेंट में ज़रूर आप बता दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को दोबारा से आपको बता दें। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं इंग्लिश के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। इफ नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। द प्रोफेसर इज नोन फॉर गिविंग डैश इंसाइटफुल लेक्चर्स दैट चैलेंज स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, लेक्चर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है लेक्चर्स की। तो लेक्चर्स क्या है आपका, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और ये जनरल सेंस में अगर बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेसर को बता रहा है। तो द प्रोफेसर इज नोन फॉर गिविंग एन इंसाइटफुल लेक्चर। तो एन नहीं आ सकता है, ए या एन तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो लेक्चर सिर्फ एक लेक्चर नहीं होता है, ठीक है। और दा की अगर बात करें तो दा किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो लेक्चर कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, रोज वो अलग अलग टॉपिक्स पर लेक्चर दे सकता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। द प्रोफेसर इज नोन फॉर गिविंग इंसाइटफुल लेक्चर्स दैट चैलेंजेस स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एब्सेंस ऑफ रेन फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों तक बारिश का ना होना क्या कहलाता है, उसको हिंदी में तो कहते हैं सूखा और इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉट। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफून की अगर बात करें तो टाइफून क्या होता है, टाइफून आपने देखे समुद्र में देखा होगा, गोल गोल इस तरह की लहरें चलती है, बहुत ही भयंकर लहरें चलती हैं, और जब वो बाहर निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं, सर्द और बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं। साइक्लोन की अगर बात करें तो चक्रवात होता है। चक्रवात, साइक्लोन किसे कहते हैं, अ सिस्टम ऑफ वाइंड रोटेटिंग इनवर्ड टू एन एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहाँ पर वो रोटेट करती हुई चलती हैं और ये भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं। डेजर्ट आप जानती हैं, डेजर्ट जो रेगिस्तान होता है उसको, तो एब्सेंस ऑफ रेन हो जाएगा आपका ड्रॉट यानी सूखा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल। ट्रेवल करने की एक जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, इच्छा है, उसको क्या कहते हैं, फ्रोलिक कहते हैं, वेंडरलस्ट कहते हैं, एक्सपेडिशन कहते हैं, या फिर जॉय राइड कहते हैं। उसको कहते हैं वेंडरलस्ट। जो अंदर से इच्छा आती है कहीं जाने की, कहीं घूमने की, ट्रैवल करने की, उसको वेंडरलस्ट कहा जाता है। फ्रोलिक की अगर बात करें तो फ्रोलिक होता है टू प्ले और मूव अबाउट इन चीयरफुल एंड लाइवली वे। ठीक है, यानी कि मूव करना या घूमना बड़े ही चीयरफुल और खुशी और लाइवली वे में, तो इसको फ्रोलिक कहते हैं। एक्सपेडिशन की अगर बात करें तो एक्सपेडिशन अ जर्नी अंडरटेकन बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी एक पर्पज से कहीं किसी प्लेस की जर्नी करना, कहीं पर जाना, उसको एक्सपेडिशन कहा जाता है। जॉय राइड की अगर बात करें तो जॉय राइड होता है कि जैसे किसी का वाहन हम चुरा के भाग जाएं, तो वो जो बहुत तेज राइड होती है उसको जॉय राइड भी कह सकते हैं। और जो दूसरा है कि जो प्लेजर के लिए जो बहुत ही तेज, कुछ लोग देखा होगा आपने छपरी टाइप बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, तो उसको भी जॉय राइड कहा जाता है। उसको तो मजा आ ही रहा है, बाकी लोग उसको छपरी कहें कुछ कहें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल होगा वो आपका वेंडरलस्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ यहाँ पर जंबल ऑर्डर में दिए गए हैं, तो आपको इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं, आफ्टर मंथ ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, आफ्टर मंथ ऑफ अनसर्टेनिटी द डिसीजन ब्रॉट अ सेंस ऑफ रिलीफ। तो यहाँ से देखिए पढ़कर पता लग रहा है कि पहले किसी की बात हो चुकी है, अब ये कह रहा है कि आफ्टर मंथ ऑफ, यानी कि अब कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद। तो यहाँ से ए से तो जो आपका सेंटेंस है वो स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ए से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। अब बी से देखते हैं,
द एंटायर टीम हैड बीन वेटिंग एंक्शियसली फॉर द फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो देखिए एंटायर टीम जो है वो वेट कर रही है, यानी पहले कोई बात जो है वो हो चुकी है। यहाँ पर भी बी से आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप सी की बात करें, द मैनेजर वॉक्ड इनटू द रूम विद एन एयर ऑफ अथॉरिटी कैरिंग द डॉक्यूमेंट दैट हेल्ड द की टू देयर फ्यूचर। तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैनेजर रूम के अंदर आया जिसने डॉक्यूमेंट ले रखे थे, ठीक है, दैट हेल्ड की टू देयर फ्यूचर, जो उनके फ्यूचर की को हाथ में लिए हुए था। अगर डी की बात करें, एज सुन एज ही अनाउंस द डिसीजन, तो डिसीजन अनाउंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये भी क्या है, डी से भी, यहाँ डी से तो खैर कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अगर बात करें आफ्टर मंथ ऑफ अनसर्टेनिटी, तो सी तो आपका पहले नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। तो या तो सी सेकंड आंसर होगा या तो आपका फोर आंसर होगा। अब ये देखना कि सी के बाद आपका डी आएगा या सी के बाद आपका बी आएगा। तो बी को अगर देखें, द एंटायर टीम हैड बीन वेटिंग फॉर द फाइनल वर्डिक्ट, तो यहाँ पर देखिए बी आपका यहाँ पर सेकंड नंबर पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सबने देखा कि मैनेजर जो है वो रूम के अंदर आ रहा था जो डॉक्यूमेंट को लेकर। तो डॉक्यूमेंट अगर उसके हाथ में है तो पूरी टीम जो है वो बड़े ही बेसब्री से इंतजार करेगी कि फाइनल वर्डिक्ट जो है वो मैनेजमेंट का क्या होने वाला है। तो सी से आएगा आपका बी, और बी से फिर यहाँ पर देखिए डी है और ए है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। Swati was settled in her profession of law but feeling unhappy and imitating Ajay. She quit and opted for account. She always feels that others are in better situation than her. Others are in better situation than her. तो इसको क्या कहते हैं? इसके लिए प्रोवर्ब या इडियम हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ब्लड इज थिकर देन वाटर, हेस्ट मेक द वेस्ट, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो अर्ली बर्ड कैचेस वर्म का मतलब होता है, ये कहते हैं कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको मतलब पहले ही बना लेना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। यानी कि सक्सेस जो है वो उनके पास आती है जो प्रिपेयर होते हैं पहले से और अच्छे से, जो जल्दी एक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा, अदर आर बेटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो इस ब्लड कहते हैं जो आपके ब्लड रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा करीब होते हैं देन अदर। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो डेफिनेटली आप अपने ब्लड रिलेशन वालों की ही साइड लेंगे, दूसरे की साइड नहीं लेंगे। तो ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। हेस्ट मेक वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब होता है कि डूइंग थिंग्स टू क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक, यानी कि जो काम बहुत ही जल्दी में किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके गलत हो जाते हैं, उनमें मिस्टेक हो जाती है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, यानी कि हमको देखने में ऐसा लगता है कि जो घास है वो दूसरी साइड में ग्रीन होगी, यानी दूसरी साइड में जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अच्छी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, द अदर आर बेटर सिचुएशन देन हर। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है एडामेंट का, फ्लेक्सिबल, स्टबॉर्न, सॉफ्ट या फिर अडेप्टेबल। तो एडामेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? एडामेंट का मीनिंग होता है जिसके व्यूज को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जिसके व्यूज को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। रिफ्यूज टू चेंज वंस माइंड, जो अपने माइंड को चेंज करने से मतलब मना कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल तो नहीं कह सकते। फ्लेक्सिबल तो होता है जो दूसरों की बात में हमें हाँ मिला देता है, ठीक है चलो ऐसे हो रहा है तो ऐसे सही। स्टबॉर्न कौन होता है? स्टबॉर्न होता है जो बड़ा ही जिद्दी होता है, जिद्दी लोगों को स्टबॉर्न कहते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा, जो अपना व्यू नहीं बदल सकते, उसने जो कह दिया ये चाहिए तो चाहिए, जिद्दी, स्टबॉर्न, अपने व्यू को फिर वो नहीं बदलेगा। सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट भी आपको मतलब चेंज कर सकता है अपने माइंड को, ठीक है, सब कह रहे हैं तो मान लेते हैं। अडेप्टेबल, अडेप्टेबल भी वही होता है कि जो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, ठीक है, उसको कहते हैं अडेप्ट करना। तो यहाँ पर आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा, स्टबॉर्न। सिनोनिम पूछा था, बाकी ये 3 जो हैं ये आपके एंटोनिम यहाँ पर थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो चीज़ों की ब्राइट साइड को देखता है उसको क्या कहते हैं? उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पेसिमिस्ट किसे कहते हैं? जो चीज़ों की वर्स्ट साइड को देखता है, किसको? वर्स्ट साइड को देखता है उसको पेसिमिस्ट। अथीस्ट किसे कहते हैं? जो गॉड में विश्वास नहीं रखता है उसको, जो गॉड को मानता ही नहीं है उसको अथीस्ट कहते हैं। और अल्ट्रिस्ट किसे कहते हैं? जो दूसरों का भला चाहता है, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो परोपकारी को अल्ट्रिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जहां पर जो हो जाएगा वो थर्ड वाला आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। द पुलिस लेफ्ट नो डैश टू फाइंड द कल्प्रिट, स्टोन अनटर्न्ड, ब्रिज अनक्रॉस्ड, फिंगर अनलिफ्टेड या फिर बुक अनरीड। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो पुलिस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, बात कहने की ये हो रही है
कल्प्रिट को ढूंढने में, यानी कि दोषी को ढूंढने में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये हमने आपको समझाया था। नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कि हर संभव प्रयास करना, ठीक है, कोई कसर ना छोड़ना, हर संभव प्रयास करना। मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे स्टोन पड़े हुए हैं, स्टोन छोटे 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 पड़े हैं, तो कोई चीज़ अगर खो गई है तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक भी स्टोन पुलिस ने नहीं छोड़ा कि पलट कर देखने के लिए, कि जिससे कि वो चीज़ ना मिल पाए। तो वो यानी कि बहुत ही उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए। तो नो स्टोन अनटर्न्ड जो है वो यहाँ पर एकदम बेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन दिस सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। देखिए कई बार ये हमने आपको बताया था कि ईच जब आता है तो ये आपका क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इसको एज ए सिंगुलर यूज किया जाता है, ठीक है, एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तो सिंगुलर के साथ आपका सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो हैव ना करके यहाँ पर आपका हैज आएगा। तो सेकंड वाले में आपकी क्या है, यहाँ पर मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पर देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात है या इमेजिनरी जो सिचुएशन की बात हो रही है कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ सकता था। मतलब चिड़िया तुम होते ही क्यों, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन है। तो जब भी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात होती है तो हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, जैसे यहाँ पर आई है तो आई के साथ देखा जाए तो आवाज़ आना चाहिए, लेकिन वॉज नहीं आएगा, हमेशा वर का यूज़ हम करेंगे। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या करता, मैं बहुत सारी नौकरियां बच्चों के लिए निकाल देता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं आपके हिंदी भाषा वाले सेक्शन पर, जिसके भी आपको 10 प्रश्न करने हैं। जो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपका ये रहा, उचित कारक शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति डैश श्रम का महत्व, पर श्रम का महत्व, के लिए श्रम का महत्व, या में श्रम का महत्व, या फिर से श्रम का महत्व। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में श्रम के महत्व, श्रम का महत्व जो है वो स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर कारक की बात करें तो कौन सा कारक है, ये आपका अधिकरण कारक है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की व्यंग्यात्मक तथा कल्पनाशीलता कविताओं की प्रमुख विशेषता है। देखिए कल्पनाशीलता जो है ये आपका गलत है, या तो कल्पनाशील होता है यहाँ पर, ठीक है, कल्पनाशील कविताओं यहाँ पर आता, ये ता जो है ये इसने यहाँ पर गलत लगाया हुआ है। कविताओं की प्रमुख विशेषता है सर्वेश्वर दयाल की, तो देखिए ये भी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वही गलत है। व्यंग्यात्मकता तथा कल्पनाशीलता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए इसको पैसिव की तरह लिया गया है, लेकिन हमको एकदम सही क्रम यहाँ पर बताना है, ठीक है। सही क्रम क्या होता है आपका, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, वही वाला यहाँ पर आपका जो क्रम है होना चाहिए। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं की व्यंग्यात्मकता तथा कल्पनाशीलता प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं, हाँ, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। व्यंग्यात्मक तथा कल्पनाशीलता, अच्छा 4 नहीं होगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 3rd वाला सही होगा। 3rd वाला की व्यंग्यात्मकता और कल्पनाशीलता जो है वो किसकी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं की प्रमुख विशेषता है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। इसका मतलब यही है कि जो इंद्रियों से बाहर हो जाए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसको अगोचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सुलभ, जो मतलब सुलभ आसानी से मिल जाए। शंकालु, जो शंका करता हो, जो शक करता हो। और नश्वर क्या होता है, नश्वर जो नष्ट होने वाली चीज़ हो, जो कभी ना कभी नष्ट हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य क्या है, नश्वर है, कभी ना कभी नष्ट हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके सब विचार अच्छे हैं, मैं अवश्य आऊँगा, निशांत ने मुक्त हस्तदान किया, आप कुशलतापूर्वक होंगे। तो यहाँ बताना है कि अशुद्ध क्या है। देखिए कुशलतापूर्वक का यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये यूज़ करते हैं कि आप कुशलतापूर्वक रह रहे होंगे, तो ये एकदम यहाँ पर सही हो जाता। या फिर हम क्या कहते हैं, आप कुशलतापूर्वक हटाकर कहते हैं कि आप कुशल होंगे, आप कुशल होंगे, तो ये आपका सही होता है। कुशलतापूर्वक का यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उचित कारक शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने 9 रस डैश से एक प्रमुख रस वीर रस कल्पना प्रस्तुत की। तो 9 रसों में से यहाँ पर आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है,
9 रसों में से एक प्रमुख वीर रस की कल्पना प्रस्तुत की है। तो पहले में आएगा में, दूसरे में आएगा की। तो यहाँ पर देखना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर अपठित गद्यांश है और उससे रिलेटेड आपके 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, चक्र क्या है? ठीक है, ये हमें पढ़ के पता चल जाएगा। नमोपासना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तीसरा है, निम्न में से संत शब्द का अर्थ नहीं है। चौथा है, नाम स्मरण के संबंध में असत्य कथन बताना है। और लास्ट है, निम्न में संग्रह का विलोम क्या है? तो पहले अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हैं फटाफट और फिर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देंगे। संत शब्द का प्रयोग प्राय बुद्धिमान, परोपकारी और सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एक क्वेश्चन में आया था संत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा। संत मत पहले से निश्चित किसी सिद्धांत या मत संग्रह मात्र नहीं है। इसका प्रसार भिन्न सतों द्वारा समय समय पर दिए उपदेशों से भी नहीं हुआ है। यह परंपरा अनुभव से ज्ञान का संधान कर प्रसार को प्राप्त करती है। संत कवि ईश्वर से तादात्म्य करने के लिए नामोपासना को स्वीकार करते हैं। ठीक है, नामोपासना से भी संबंधित प्रश्न आया था। परम तत्व के विषय में किसी प्रकार का दार्शनिक विवेचन इन्होंने नहीं किया। नाम स्मरण में साधक का ध्यान बराबर अपने इष्ट देव में लगा रहता है। इसके लिए किसी प्रकार बाह्य कर्मकांडगत उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। संतों की यह साधना पद्धति अजपाजाप के नाम से प्रसिद्ध है। संतों की बनियों में योग साधना के प्रतीकों की चर्चा भी मिलती है। कुंडलिनी, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ियाँ, और ये क्या है, नाड़ियाँ हैं आपकी, और 6 चक्र हैं, मूलाधार, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार आदि का उल्लेख इन काव्यों में मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या है, इनमें से चक्र क्या है? पिंगला, मणिपूरक, इड़ा या फिर सुषुम्ना। तो देखिए मणिपूरक हमने अभी पढ़ा है, ये क्या है, चक्र है। बाकी ये 3 क्या है, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना, ये आपकी नाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। नमोपासना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? ईश्वर का दार्शनिक विवेचन है, ईश्वर से कुछ मांगना है, ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करना है, या फिर ईश्वर का गुणगान करना है। तो देखिए ये आपका आया था ऊपर, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 3, ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करना। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में संत शब्द का अर्थ नहीं है। सज्जन भी है, बुद्धिमान भी है, परोपकारी भी है। पहली ही लाइन में आया था, हमने देखा था, कर्मठ नहीं है, तो ये आपका यहाँ है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाम स्मरण से संबंध में असत्य कथन क्या है? इसमें किसी बाह्य कर्मकांडगत उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें साधक का ध्यान बराबर अपने इष्ट देव में लगा रहता है, बिल्कुल सही है। इस साधना पद्धति को अजपाजाप के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य ईश्वर को मन वांछित वर प्राप्त करना होता है। तो ये आपका गलत है, बाकी ये तीनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में संग्रह का विलोम क्या होगा? तो संग्रह करना यानी कि चीजों को इकट्ठा करना, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो विग्रह करना यानी कि चीजों को अलग अलग कर देना होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आग्रह करना किसी से विनती करना या प्रार्थना करना, ग्रहण करना किसी चीज को लेना, और अनुग्रह का मतलब होता है किसी पर कृपा करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के हिंदी के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट के यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 44 था। आई होप कि आपको ये भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका और जो स्ट्रेटेजी है वो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, जिससे कि ये उनके पास तक पहुँच जाए और उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।